करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान चैप्टर है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किया था, हमने स्टडी की थी चार्जेस की विच आर एट रेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जो आपके चार्ज पार्टिकल मोशन में उनकी स्टडी करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं करंट कैरियर्स की। करंट कैरियर्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय करंट कैरियर्स? नेम से पता चलता है, करंट को कैरी करने वाला। हम जो इसके वजह से करंट फ्लो होता है, जो करंट को कैरी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स। हम बात करें किसी मेटल या कंडक्टर की, तो उसमें किसकी वजह से हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कैरियर्स क्या हो जाएंगे हमारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि बात की जाए सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप्स के करंट कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होल्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इंसुलेटर्स की बात की जाए तो इंसुलेटर्स हमारे क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इनमें कोई भी करंट कैरियर्स नहीं होंगे। तो हम करंट कैरियर्स की बात करें तो सबसे पहले मेटल्स में करंट कैरियर्स क्या बेटा हमारे, इन केस ऑफ द मेटल्स करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स क्या है हमारे, पॉजिटिवली चार्ज होल्स, पॉजिटिवली चार्ज होल्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं हमारे, इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और इंसुलेटर्स में देयर आर नो करंट कैरियर्स। ये हो गई हमारी करंट कैरियर्स की बात। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग सभी को पता है क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज डिनोटेड बाई आई। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एंड इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो हम इसे क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट इज एम्पियर। इट्स यूनिट इज एम्पियर। और हम क्या बोल सकते हैं, जैसा यूनिट हो गई, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट सेकेंड, इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। अब करंट की बात करें तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम इस स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, हम स्केलर क्वांटिटी से इसलिए बोलते हैं, यदि आपको याद हो किसी भी क्वांटिटी को यदि वेक्टर क्वांटिटी हम बोल रहे हैं उसके लिए इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये करंट के पास भी होती है, फिर भी हम इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं,
बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ एडिशन या वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। जो करंट होता है, आप सोच रहे हैं कहीं करंट I1 है, करंट I2 है, टोटल करंट कितना हो गया हमारा I1 प्लस I2। हम वेक्टर्स का रूल तो नहीं लगाते हैं, वेक्टर्स को ऐड करना हो तो क्या होता है, दो वेक्टर्स हमारे a और b है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो हो गया हमारा वेक्टर्स एडिशन। लेकिन जो हमारे करंट्स हैं, जो करंट क्वांटिटी है हमारी, ये वेक्टर्स के लॉ एडिशन जो वेक्टर्स को जैसे हम ऐड करते हैं उसे फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपसे बोला जाए क्यों, तो आप बोलेंगे इट हैज डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसलिए क्या है हमारे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी हमारा कंडक्टर कहीं पड़ा हुआ हो, उसको यदि हम छूते हैं तो क्या हमें करंट लगता है, नहीं लगता है। कोई तार यदि टूटा हुआ कहीं पड़ा हुआ है, उसे हम यदि पकड़ते हैं तो करंट नहीं लगता है। करंट कब लगता है, जब वो किसी कंप्लीट सर्किट का पार्ट हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे करंट कैरियर्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है और उनकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उनके एक्रॉस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, यदि किसी कंडक्टर के एक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो उसके वजह से करंट कैरियर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो यही मान लिया कि कंडक्टर ये कंडक्टर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। यदि ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन होने की वजह से उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, उनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब यदि इसके अक्रॉस हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया तो ये आपका एंड पॉजिटिव, तो ये आपका एंड नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होते हैं, अच्छा जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यदि किसी भी कंडक्टर की एंड्स के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से उनके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स पर एक फोर्स लगने लग जाता है। फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रॉन्स पर हमेशा कैसे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे सेटअप हुई, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में हमारा जो करंट है, उस करंट को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमारा जो करंट होगा उसे क्या नाम दिया जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट में हमने क्या देखा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो हो रहे हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लेकिन आज तक जो हम कन्वेंशनली पढ़ते आ रहे हैं, जैसे दो टंकी है हमारी, उनमें वाटर लेवल है, एक में वाटर लेवल ज्यादा है, एक में वाटर लेवल कम है। वाटर हमारा कहां से कहां फ्लो होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर। दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर हमारा ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम है, उनको यदि हम कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट का फ्लो कहां होगा,
हीट कैसे ट्रांसफर होगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये कन्वेंशन जो हमारा था वो ऐसा हमेशा रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के ही अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को सपोज कर लेते हैं, एंड दैट करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की जो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। या हम ये बोल सकते हैं कि जो हम करंट पढ़ते आ रहे हैं, या जो करंट हम पढ़ते हैं, वो करंट एक्चुअली है क्या, हमारा कन्वेंशनल करंट। तो ये हमारा कैसा फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, और कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कहीं करंट दिया हुआ है, अब आपके दिमाग में आ जाएगा अरे भाई सोचो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक करंट है, कन्वेंशनल करंट है। बिल्कुल नहीं, आपने आज बस जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। जब तक आपसे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक करंट ना पूछा जाए, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ करंट लिखे होने का मतलब क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट। और करंट मींस हो गया कन्वेंशनल करंट। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब करंट हम पढ़ चुके हैं, हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, करंट दो टाइप्स के होते हैं। वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट हमारा चैप्टर आएगा, तो करंट दो टाइप के होते हैं हमारे, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या, जो हमारे पास सप्लाई आती है घरों में, जो मेंस में सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर से जो हमें सप्लाई मिलती है, ये कैसा करंट है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है। और दूसरी करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट, जो बैटरी से हमें करंट मिलता है, वो कैसा करंट है हमारा, डायरेक्ट करंट। इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो हम सिंपली थोड़ा सा इसके बारे में नोट कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट इसे हम क्या बोलते हैं, एसी, एंड दूसरा है हमारा डायरेक्ट करंट, इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीसी। कितना याद रखना है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। इस तरीके से ये हमारा कैसा करंट है, दिस करंट इज अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहे सभी लोग? अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is the average velocity. It is the average velocity with which free electrons gets drifted towards the positive end of the conductor under the influence of the electric field. मतलब क्या हुआ, यदि हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जिस स्पीड के साथ पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, दैट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ विच दे गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
the average velocity with which electrons gets drifted towards the positive end of the conductor, under the influence of applied electric field. Under the influence of applied electric field. तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, इसको फॉर्मूला टाइप करते हैं कि किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा है। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसका फॉर्म एक्सप्रेशन टाइप करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने सपोज कर लिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड या नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the conductor। जब कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, तो हम सपोज कर लेते हैं इफ U1 U2 U3 so on UN are random thermal velocities of n electrons in matter, किसी भी मैटर। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, नेट एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन प्लस un अपॉन n इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यदि एंड्स ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the ends of conductor। जब कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, then an electric field is set up। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू माइनस E
स्मॉल ई इंटू ई वेक्टर। यहां पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स पर वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक्सीलरेशन भी होगा, और एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन एम। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एम। ऐसे ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले इनिशियल वेलोसिटीज थी u1, u2, u3, वो हमारी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी, उनके पास तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं किसी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, तो एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू tau1। tau1 यहां पर क्या है, तो यहां पर जो tau1 है इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाउ। फिर इसी तरीके से हम v2 निकाल सकते हैं। तो v2 क्या हो जाएगा हमारे, u2 प्लस a टाउ 2। v3 क्या हो जाएगा, u3 प्लस a टाउ n सो ऑन। vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, un प्लस a इंटू टाउ n। ये हो गए हमारे डिफरेंट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होता है, एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज। तो vd वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, इनका हम एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर सो ऑन प्लस vn वेक्टर अपॉन n। अब हम क्या करें, v1, v2, v3, vn की वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, vd वेक्टर इक्वल्स टू, v1 की वैल्यू कितनी है, u1 प्लस a टाउ1 प्लस u2 प्लस a टाउ n टाउ 2 प्लस vn क्या होगा, un प्लस a टाउ n अपॉन n। यहां पर आप क्या करो, u1, u2, un को अलग कर लो और a टाउ1, टाउ2, टाउ n को। तो ये हमारा क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो vd इक्वल्स टू u1 प्लस u2 सो ऑन प्लस un। ये क्या हो जाएगा हमारा, a टाउ1, a टाउ2, a टाउ3। इसमें हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन हो गया, ये हो गया टाउ1 प्लस टाउ2 सो ऑन प्लस टाउ n अपॉन n। अब इसे हम अलग अलग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस a वेक्टर यहां पर टाउ1 प्लस टाउ2
so on tau n upon n। अब देखो पहली इक्वेशन आप देखोगे तो वहां पर u1 प्लस u2 प्लस so on प्लस un अपॉन n की वैल्यू कितनी थी? 0। तो इसे हम 0 लिख दें तो vd इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए वेक्टर और इसके एवरेज को हम बोलते हैं टाउ। तो ये हमारा क्या होगा? vd इक्वल्स टू ए वेक्टर इनटू टाउ। ए की वैल्यू क्या आई थी? ए की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, तो ए की वैल्यू आई हमारी, इसको रख देते हैं माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एन इंटू टाउ, वेयर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। माइनस साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज दैट the direction of drift velocity is opposite to that of electric field। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है आप इसे एक बार अच्छे से देखिए। आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेटा अभी तक लास्ट क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ा था। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी मींस क्या होता है? तो मोबिलिटी इज, न्यूमेरिकली हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? E इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ अपॉन E। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E टाउ अपॉन m। इसकी हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। हो जाएगा मीटर पर सेकेंड न्यूटन माइनस 1 कूलम। चलो ये हो गया हमारा मोबिलिटी। अब हम एक रिलेशन ड्राइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन दी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस डेरिवेशन को हम लोग अब करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन current and drift velocity। Relation between current and drift velocity। हमने एक कंडक्टर सपोज किया suppose this is a conductor of length L, area of the cross section is A।
जब हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट किस स्पीड से? विद स्पीड v d। यहां तक आपको क्लियर आउट। अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा? यहां पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर v इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। हम मान लेते हैं देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज there are n electrons, that is 3 electrons per unit volume। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहां पर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be n into a। मुझे यूनिट वॉल्यूम में कितने हमारे n इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा a into l। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर n into al। अब if we know that E is charge on each electron, charge on each electron, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है? E। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? n into al into e। तो दिस इज द टोटल चार्ज। अब देखो आपसे भी बात की जाए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में t टाइम लगता है। तो t टाइम वो कितना जाएगा? तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ही कितनी है? एक एंड से दूसरे एंड की l। और स्पीड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट स्पीड। तो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय ईच इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। तो कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू l अपॉन vt। अब करंट क्या होता है? करंट की डेफिनेशन सभी को पता है, I इज इक्वल्स टू q अपॉन t। तो करंट I इज इक्वल्स टू q अपॉन t। q की वैल्यू रख दो तो q की वैल्यू हमारी कितनी है? q इज इक्वल्स टू n a l into e और t की वैल्यू क्या है हमारी? l अपॉन vd। अब यहां से आपका l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, vd ऊपर चला जाएगा तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n e a vd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इक्वल्स टू n e a vd। देखिए आपको इस पर चले ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? सभी लोगों को पता है ओम्स लॉ। आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग को अच्छे से याद भी होगा। तो ओम्स लॉ क्या है? इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर आर कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी हमारी कांस्टेंट है, और यदि
स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सारी चीजें यदि कांस्टेंट है, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो ओम्स लॉ क्या है हमारा, इफ फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट और रिमेन सेम, if physical conditions are constant or remains same, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, that is I is directly proportional to V, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, V is directly proportional to I। जब इस कांस्टेंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड R, और यही हमारा जो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। So this constant of proportionality is called, this constant is called resistance of the conductor। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसे और हम क्या लिख सकते हैं, R is equals to V upon I। यहाँ पर हम यदि V और I के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो V is directly proportional to I, तो यदि दो क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉजिटिव। सपोज कर लिया ये आपका ये ग्राफ है, I के साथ एंगल थीटा बनाता है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है हमारे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और बेस में क्या है हमारा करंट, तो V अपॉन I क्या है, अभी हमने पढ़ा R। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ द VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्लोप ऑफ VI ग्राफ इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू V अपॉन I, और वो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या हमें बताता है, रेजिस्टेंस ऑफ दी कंडक्टर। एक बात जो आप सबसे ज्यादा मैंने देखा है क्लासेस में कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आपको VI और I की कुछ भी ग्राफ दिया हो, इनका स्लोप आप क्या ले लेते हैं, रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं, आपको ध्यान देना है कि ये जो थीटा एंगल बना हुआ किसके साथ बना हुआ है। सपोज इसी में ये हमारे किसके साथ ऐसे ग्राफ बना दिया आपने, सपोज ग्राफ हमारा इस तरीके से, ये ऐसे दिया हुआ। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, एंगल किसके साथ दिया हुआ है, V के साथ। अब यदि आप इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा हमारा, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर जो हमारा I है, परपेंडिकुलर में क्या हमारा I अपॉन V, तो I अपॉन V क्या होता है हमारा 1 अपॉन R। ये क्या देगा हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टेंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है, एंगल हमेशा किसके साथ देना है, I के साथ। या फिर आप स्लोप निकालो, स्लोप जो भी आता है I अपॉन V आया तो हमारा 1 अपॉन R हो गया, और V अपॉन I आया तो R आ गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक, अब हम क्या करें, यदि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ग्राफ बनाते हैं, सपोज VI ग्राफ आपको इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लिया जाता है, या आपको VI ग्राफ दिया हुआ है, मैंने बोला एक है आपका पहला कंडक्टर और दूसरा हमारा सेकंड कंडक्टर, उसे 2 मान लिया। इनके ग्राफ जो हमारे ड्रॉ किए गए हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ड्रॉ किए गए हैं, T1 एंड T2। ठीक, हम बताना चाहते हैं R1 और R2 में रिलेशन, या सॉरी हम बताना चाहते हैं यहाँ पर T1 और T2 का रिलेशन। तो हम T1 और T2 का रिलेशन कैसे बता पाएंगे, सबसे पहले हम पता है कि स्लोप होता क्या है हमारा, स्लोप इज रेजिस्टेंस।
यहां पर देखो इस एंगल को यदि हमने θ1 मान लिया और इस एंगल को θ2 मान लिया तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि θ1 तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 और हम इसे क्या लिख सकते हैं कि tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। इससे हमें क्या पता चला, ये हो गया स्लोप, स्लोप के डिफाइन करना रेजिस्टेंस, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, तो हम बोल सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। तो ये हो गया हमारा, यदि डिफरेंट टेंपरेचर्स पे गिवन है और आपसे टेंपरेचर्स पूछ रहे हैं, इस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब यदि हम ओम्स लॉ को रिड्यूस करें, ओम्स लॉ को ड्राइव करें तो कैसे होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग इज रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। बहुत आसान है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उन्हीं की हेल्प से हमारा ड्राइव हो जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का रिडक्शन कैसे, अब ये हमने रिलेशन पढ़ा I इक्वल्स टू NEA VD, ये हम लोगों ने अभी रिलेशन पढ़ा बेटा, I इक्वल्स टू NEA VD। तो हमें ये पता है कि VD इक्वल्स टू क्या होता है, VD इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ, और E की वैल्यू क्या होती है, E is equals to V upon A। इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, I is equals to NEA VD की वैल्यू रख दी हमने, तो E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, और ये क्या हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M, और E की वैल्यू यहां पर रख दो V अपॉन। यहां से यदि आप v अपॉन i निकालो तो हमारे क्या आ जाएगा, v i उधर चला जाएगा तो क्या आएगा हमारा v अपॉन i इज इक्वल्स टू ml अपॉन n e स्क्वायर a इनटू टाउ, और v अपॉन i क्या होता है हमारा, दिस इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। v अपॉन i क्या होता है रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट कैसे है, for a given conductor mass is constant, length of the conductor is constant, number of free electrons are constant, charge on each electron is constant, area of the cross section is constant, and tau is also constant. For a given conductor this quantity ml on ne square a into tau is constant, और we already know that v upon I equals to क्या होता है r, hence यहां से हमारा v अपॉन I इक्वल्स टू r आ गया, और हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू I r, और यही हमारा क्या है, दिस इज द ओम्स लॉ। इस तरीके से हम ओम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। अब बहुत छोटे छोटे टर्म जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बस ऐसे ही एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सभी को पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी कंडक्टर ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इटसेल्फ। तो ये क्या करता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। obstruction to the flow of current, so R is equals to हम पढ़ चुके V upon I, यूनिट क्या हो जाएगी, तो ऐसा यूनिट इज ओम, और वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट पर, करंट इज एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर।
डायमेंशन निकालना है। जैसे आप लोगों को अच्छे से पता होगी, एक बार आप लोग और करवा देते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q अपॉन I। तो V की W इज M L 2 T - 2, Q इज इक्वल्स टू AT, और ये क्या हो गया हमारा A। ये कितनी हो जाएगी, M L 2 T - 3 A - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस। कोई बेटा डाउट आप लोगों को यहाँ पे किसी को? ये वेरी गुड। अब नेक्स्ट टर्म जो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है उसे और हम कर लेते हैं। अरे कॉल ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है? कॉल ऑफ द रेजिस्टेंस, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो फ्लो होते हैं कंडक्टर में, तो ये कोलाइड करते हैं। किससे कोलिजन होता है इनका कोलिजन होता है टू द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर, टू द वॉल्स ऑफ द कंडक्टर। उसी की वजह से हमारा रेजिस्टेंस आता है। चलो अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, सिर्फ उसे रिवाइज कर देते हैं बिना इसमें कुछ ज्यादा टाइम लिए हुए। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो फॉर ए कंडक्टर रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. अब इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, यदि हम दोनों कंबाइन कर देंगे तो R is directly proportional to L upon A, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है हमारा वो है हमारा रो, और इसी रो को हम क्या बोलते हैं, दिस रो इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट इज ओम मीटर। क्लियर हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट या आज तक लिखना है, नेक्स्ट क्लास में हम इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग कोई भी डाउट्स है तो आप लोगों को पता है कि आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं और किसी भी टाइम भी आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन दी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा। उसके बाद हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया, और ओम्स लॉ के बाद हमने रेजिस्टिविटी को भी पढ़ा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हम डे बाय डे 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आप लोग कराते जाएंगे। आप लोग अपनी रेफरेंस बुक से भी उस टाइप के न्यूमेरिकल्स करते जाइए। जो भी डाउट्स होता है आप लोग सेंड कर दीजिए, आप लोगों के डाउट्स उसके बाद डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो हम चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल जो देखो पढ़िए, आप लोग स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है क्या गिवन है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। आपको गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 5 किलोवोल्ट। ये कितना हो गया हमारा 5 × 10⁻³ वोल्ट। देन आपको गिवन है एंड करंट थ्रू इट इज 3.2 मिली एम्पियर। करंट इज गिवन 3.2 मिली एम्पियर। ये हो गया 3.2 × 10⁻³ एम्पियर। We have to find the number of the electrons striking the target per second. Number of electrons striking the target per second. तो बिल्कुल आसान है ये। आपको यहां पर क्या करना है, I इक्वल्स टू क्या होता है, तो I इक्वल्स टू होगा हमारा Q/T।
और Q इक्वल्स टू क्या होता है n into E, तो n E अपॉन T, यहां से हमारा n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा I T अपॉन E। I की वैल्यू क्या है, I is equals to 3.2 into 10 to the power minus 3 per second, time is 1 second and charge on the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19, ये 2 times minus 19 ऊपर जाके plus 19, ये हो गया हमारा 2 into 10 to the power 16 electrons per second। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था। चलो ठीक, अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है कि चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज Q इक्वल्स टू 80 माइनस 1/2 BT स्क्वायर प्लस 1/6 CP3। ये आपका चार्ज ऑन द कंडक्टर फ्लोइंग इन द कंडक्टर है। हमें क्या फाइंड करना है, एबीसी यहां पर कांस्टेंट है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट इज इनिशियल करंट। हमें पहले इनिशियल करंट निकालना है, तो इनिशियल पहले करंट निकालना है t इक्वल्स टू 0। करंट कैसे निकलेगा, तो I इक्वल्स टू क्या होता है dq अपॉन dt। हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, d अपॉन dt ऑफ 80 माइनस 1/2 BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT3। A T का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/2 B T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2T प्लस 1/6 C और T3 का डिफरेंशिएशन 3T स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई A माइनस BT प्लस 1/2 CT स्क्वायर। दिस इज करंट I। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे करंट इनिशियल करंट, इनिशियल करंट का मतलब करंट एट t इक्वल्स टू 0। एट t इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू 0 रख दो, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इक्वल्स टू इनिशियल करंट। सेकंड देखो, सेकंड आपको क्या पूछा गया है, सेकंड पूछा गया टाइम आफ्टर व्हिच the value of current reaches the maximum value। कितने टाइम के बाद value of the current reaches the maximum value। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब रीच होगी, तो हम क्या करेंगे, उसका पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी को हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो हमारे पास करंट कितना आ गया, जो भी हमसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई कितने टाइम के बाद आएगी, जो भी हमारे पास करंट आया, करंट कितना आया, अभी हमने पहले क्वेश्चन में जब डिराइव किया तो I इक्वल्स टू हमारा आया A माइनस BT प्लस 1/2 CT स्क्वायर। अब हमें इसे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर देना है। फॉर करंट टू मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, di अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। तो di अपॉन dt इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो d अपॉन dt ऑफ a माइनस bt प्लस हाफ ct स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस b t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस हाफ इनटू c t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इक्वल्स टू 0। देखिए हो गया माइनस b प्लस c इंटू टी इक्वल्स टू 0 और यहां से t की वैल्यू क्या है, b अपॉन c। तो सेकंड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम आफ्टर व्हिच करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, वो टाइम हमारा क्या आ गया बेटा, b अपॉन c। ये बात आप लोग अच्छे समझ में आ गई। जो थर्ड हमसे पूछा गया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, जब हमें ये पता चल गया कि कितने टाइम पर वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी, तो हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या, इस t की वैल्यू को हम इसमें रख दें, तो t की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो थर्ड
the maximum or minimum value of the current for t equals to b upon c in current में रखिए I equals to क्या आ जाएगा a minus b into b upon c plus half c t square मतलब b square upon c square ये हो गया a minus b square upon c plus b square upon 2c ये हो जाएगा a minus b square upon this is the maximum value of the current। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। जब भी आपको चार्ज दिया गया हो उसमें किस ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, आपसे चार्ज दिया गया तो आपसे I की वैल्यू पूछी जा सकती है, इसमें आपसे इनिशियल करंट पूछा गया तो किसी और टाइम पर भी आपसे करंट पूछ सकते हैं। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, आपको दिया हुआ है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is drawn out so that its length increases by twice of its original length। तो आपको इनिशियल जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 5 ohm, इनिशियल लेंथ को हम L मान लेते हैं, तो बाद में हमने क्या बोला, इन्होंने बोला is drawn out so that its length increases by twice of its value, मतलब पहले हमारी L की कितने से इंक्रीज हो गई, twice of its value, अब कितनी हो जाएगी 3L। तो अब हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो R और L का रिलेशन, वैसे आप लोग 10th क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं। देखो क्या होता है, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू L अपॉन A। हम L से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन V। नाउ रो इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो बस यही लगा दीजिए आप, सिंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, हम बोल सकते हैं R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर। तो R2 अपॉन R1, L2 कितना बेटा 3L, L1 कितना है L स्क्वायर, L से L हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर इज 9। और हम बोल सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू 9R1, R1 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, इट विल बी 45। तो आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें आपको अब हम स्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक तो आपको बता दिया था कि आपसे टेम्परेचर के बीच रिलेशन पूछा जा सकता है। दो किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर at temperature T1 and T2 is as shown in the figure। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है V और I के बीच में, हमसे बोला गया कि आप ये बताओ कि T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा। आपको ऑप्शंस भी गिवन है, पहला ऑप्शन आपको गिवन है cos 2 थीटा, सेकंड है sin थीटा, देन cot 2 थीटा और tan थीटा। तो T2 माइनस T1 की हमें प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, तो पहले हम T2 और T1 की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्लोप। देखो आप लोगों को पता है स्लोप हमारा क्या होता है tan थीटा।
tan थीटा हमारा क्या देता है, रेजिस्टेंस, और एक इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो T1 का हमारा स्लोप क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। बात सभी को समझ में आ गई? The slope is directly proportional to temperature। तो हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा is directly proportional to T1 for first, or we can say that tan theta is equals to K into T1। This is your first equation। यहां तक कोई डाउट? स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज स्लोप का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम बात करें इसकी, तो आपको बताया था हमें किसके साथ एंगल लेना है, हमें एंगल लेना I के साथ। तो यहां देखिए ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो हम बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका टेम्परेचर कितना है, T2। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। cot थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, और वी कैन से दैट cot थीटा इज इक्वल्स टू K into T2। बस सॉल्व हो गया हमारा। हमें क्या चाहिए, T2 माइनस T1, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो हो जाएगा K T2 माइनस K T1 इज इक्वल्स टू cot थीटा माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने यहां पर कॉमन ले लिया, जैसे T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस tan थीटा क्या हो गया हमारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पर हमने ये एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, sin थीटा इनटू cos थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का। तो ये हमारा cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो हो गया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो ये जाएगा 2 cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, और ये क्या हो गया, cos अपॉन sin क्या होता है, cot 2 cot 2 थीटा। K into T2 minus T1। हमें प्रोपोर्शनलिटी के लिए देखनी है, तो हम बोल सकते हैं T2 minus T1 is directly proportional to the cot 2 थीटा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बेटा हम लोग इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार अपने मन से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप डाउट्स को डिस्कस कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग घर में अच्छे से पढ़िए और घर में ही रहिए, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। ओके बेटा। स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स किए। हम आगे पढ़ते हैं, हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी, तो हम लोगों ने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था, तो फॉर्मूला क्या आया था हमारा, फॉर्मूला आया था R इज इक्वल्स टू ml अपॉन ne² टाउ इंटू ए। जब हम लोग ओम्स लॉ को ड्राइव कर रहे थे तो ये R की वैल्यू आई थी हमारी। अच्छा, इसे यदि हम कंपेयर करें R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एल अपॉन ए दोनों में सेम है, तो रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन ne² इंटू टाउ। रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई m अपॉन ne² इंटू टाउ। तो यहाँ जो रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी number density of the electron, that is number of electrons present per unit volume, and tau is the average relaxation time. So rho is inversely proportional to the number density of the electrons, and second is inversely proportional to the average relaxation time.
नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल का हमारा जिससे जो बना हुआ कोई मेटल उसका मटेरियल कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। सेकंड इज टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, जो एटम और आयंस है उनके बीच में कॉलिजन्स मोर फ्रिक्वेंटली होने लग जाएगा। जब कॉलिजन्स जल्दी जल्दी होगा तो उनके बीच में जो टाइम है इट विल डिक्रीज। तो टाउ डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। ये हमारे दो फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। हम बात करें इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा R इक्वल्स टू ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, डेट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ। R इज इक्वल्स टू ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर, अभी हम लोगों ने जाना इसके बारे में। टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जो आयंस है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिनकी वजह से कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। तो टाउ डिक्रीज हो जाता है और टाउ डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इन केस ऑफ द मेटल्स, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ गई। तो if temperature is increased then tau will decrease, as a result of which resistance increases। इसके वजह से हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हम एक चीज़ याद रखेंगे, इन केस ऑफ द मेटल्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं और टाउ हमारा डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ डोमिनेटिंग क्या होता है, डोमिनेटिंग इज नंबर ऑफ द जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हो गए तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। तो इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो डिपेंडेंस के लिए, हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए एक फॉर्मूला है, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, वेयर RT इज द रेजिस्टेंस at T degree Celsius, R0 is the resistance at 0 degree Celsius and alpha is the temperature coefficient of the resistance। बात समझ में आ गई, it is the temperature coefficient of resistance। एल्फा की बात की जाए तो एल्फा इज पॉजिटिव फॉर द मेटल्स, मतलब वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो एल्फा इज नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो दीज आर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। कर लीजिए सर। अब इसी तरीके से हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी, इसी तरीके से आप लोगों का सेम बिल्कुल।
तो अभी हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव किया। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन टाउ हमारा डिक्रीज होगा, जिसके वजह से रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। तो इन केस ऑफ द मेटल्स रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature, and in case of the semiconductors if we increase the temperature then resistivity will decrease। फॉर्मूला फिर से वही हो जाता है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना है। पूछा जाता है कौन सा फिलामेंट या कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनती है। तो हम बात करें सबसे पहले फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बनता है? इट इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। क्यों? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है। आज समझ में आ गए। नेक्स्ट इज फिलामेंट ऑफ द हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस के जो फिलामेंट है जैसे कि हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ये किससे बनते हैं? ये बना होता है आपका नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होने का मतलब क्या हो गया कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है ऐसी की? तो हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम बात करें फ्यूज ऑफ दी बॉक्सेस, जो बॉक्स आपके घर पे मतलब लगते हैं, जो आपके वायर है उनमें आपका जो सर्किट्स में फ्यूज यूज होता है। तो फ्यूज किसका बना होता है? तो फ्यूज बना होता है हमारा टिन और लेड एलॉय का। क्यों? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम होता है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। इसी तरीके से हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स आपके जिस मटेरियल का बनता है। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा याद रखना है। क्वेश्चंस 1 मार्क्स में डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? तो करंट फ्लोइंग थ्रू या करंट पर यूनिट एरिया, ये तो डेफिनेशन होगी हमारी, करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया हमारा कौन सा? एरिया इज नॉर्मल टू दी करंट। एरिया इज नॉर्मल टू दी करंट। हम बात करें जैसे कोई आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट हमारा I फ्लो हो रहा है। दिस एरिया, नॉर्मल एरिया जो परपेंडिकुलर एरिया है वो हमारा क्या होता है? एरिया। तो यहाँ जो करंट डेंसिटी निकालना चाहें तो इट इज डिनोटेड बाई जे। जे इज इक्वल्स टू I अपॉन ए। एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू दी करंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करोगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो करंट की यूनिट क्या होती है? करंट इज एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यदि स्मॉल एलिमेंट लेते हैं आप तो स्मॉल एलिमेंट के केस में क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में I इज इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, विच डी एस इज स्मॉल एरिया। बात समझ में आ गई? ये होगी हमारी करंट डेंसिटी। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में यदि हम करंट डेंसिटी निकालना चाहें तो हम कैसे बताएंगे? तो I इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। तो I अपॉन ए क्या हो जाएगा? तो I अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी और I अपॉन ए क्या होता है? जे। जे इज एन ई वी डी। That is drift velocity और current density are directly proportional to the each other। चलो अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। कंडक्टेंस इसे G से डिनोट करते हैं तो G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। यूनिट क्या होती है? तो या तो ओम इनवर्स और महो और सीमेन। ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। इसी तरीके से अब हम बात करें तो कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इट इज डिनोटेड बाई
सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो. इट इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम माइनस 1 मीटर माइनस 1 और महो मीटर माइनस 1. अच्छा चलो ये हो गया. अब आपसे जैसे करंट डेंसिटी कई बार पूछी जाती है और ऐसे दिया हो कुछ, मान लिया कुछ ऐसे गिवन है आपको, दिस इज नाउ एरिया, ये आपको एरिया गिवन है ऐसे, और करंट हमारा ये फ्लो हो रहा है. अब आपसे करंट डेंसिटी पूछी जाए तो हम करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? इस केस में हम करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर कहीं इस तरफ होगा. सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो यदि हम जे निकालना चाहें यहाँ पर तो जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन डी ए कॉस थीटा. एरिया का हम कंपोनेंट किसके अलोंग ले लेंगे? एरिया कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग दी करेंट. आज समझ में आ गई? चलिए ठीक. चलो आपसे कुछ क्वेश्चंस इस बारे में अब हम करते हैं. तो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया हुआ है? आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. ग्राफ कुछ ऐसे है. ये ग्राफ है हमारा आई और टी के बीच में, करंट और टेम्परेचर के बीच, सॉरी टाइम के बीच में. ये 10 और ये आपका 4. हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल. वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज. तो I इक्वल्स टू क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू T. तो मतलब इसका जो एरिया होगा तो चार्ज विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ. एरिया क्या होता है बेटा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो 1/2 इंटू बेस इज 4 एंड हाइट इज 10. तो चार्ज विल बी 20 कूलम. बात समझ में आ गई? इस तरीके क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अगला हम देखते हैं कि देखो आप कुछ इस तरीके सिचुएशन गिवन है और आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या करंट डेंसिटी के बारे में पूछ लिया जाता है. ये कुछ ऐसे गिवन है, करंट इससे आपका फ्लो हो रहा है आई. ये एक्चुअली क्या है? ये कंडक्टर है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज दीज आर 2 पॉइंट्स 1 एंड 2. इन 2 पॉइंट्स में आपको करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है. तो हम कैसे रिलेशन बताएंगे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा I इक्वल्स टू क्या होता है? NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सब लोग सब चीज़ें निकाल लेते हैं जो जो यहाँ पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पर I अपॉन A क्या होता है? J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NEVD. तो हम ये बोल सकते हैं कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. हम 2 पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर A1 जो एरिया है वो A2 से ज़्यादा है. जब ऐसा हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 1 विल बी लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 2. ठीक. जब और ये दोनों क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इट मीन्स करंट डेंसिटी एट पॉइंट 1 इज लेस देन करंट डेंसिटी एट पॉइंट 2. तो कुछ इस तरीके क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं. बहुत आसान है, बेसिक से फंडे हैं. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r इफ द करंट डेंसिटी थ्रू द वायर इज J. ये आपको कोई वायर दिया हुआ है
वायर की आपकी करंट डेंसिटी J दी हुई है, इसकी रेडियस आपको R दी हुई है और वी हैव टू फाइंड दी करंट। तो करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, J इंटू ए। हमें A कौन सा चाहिए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I, तो इसके नॉर्मल जो हमारा एरिया, दिस इज एरिया, और एरिया कितना हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके के बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, हम इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन J एंड सिग्मा एंड E। J, सिग्मा और E के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। देखो बिल्कुल आसान है, हम लोगों को ये पता I इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD। जिनके बीच में रिलेशन निकालना उन टर्म्स को रहने दो, बाकी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो I अपॉन A इधर ले आओ, ये J हो जाएगा, इज इक्वल्स टू N इंटू E, और VD इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू E। या फिर चलो यहाँ पर म्यू तो नहीं चाहिए, तो E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। तो हो गया हमारा J इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ इंटू E अपॉन M। इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू E अपॉन M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और M अपॉन NE स्क्वायर टाउ क्या होती है, रेजिस्टिविटी। तो सिंस रो इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, J कैन बी रिटन एज E अपॉन रो। एंड 1 अपॉन रो क्या होता है, 1 अपॉन रो इज सिग्मा, डेट इज कंडक्टिविटी। तो J विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। ये हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। तो कई बार आपको ये डेरिवेशन इस फॉर्म में पूछा जाता है कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ डिराइव करो, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी के टर्म्स में हमें रिलेशन निकालना है। चलिए ठीक, तो मोबिलिटी क्या होगी हमारी, म्यू, और रेजिस्टिविटी क्या है, रो। तो रो और म्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। वही फिर से I इक्वल्स टू क्या होता है, तो I इज इक्वल्स टू NEAVD। ये हो गया I इक्वल्स टू NEAVD। तो I अपॉन A ले आओ, तो I अपॉन A इज इक्वल्स टू NE, और VD इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू E। अरे आप लोग पढ़ चुके हो ना, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। I अपॉन A क्या हो गया, J। तो J इज इक्वल्स टू NE म्यू इंटू E, और J इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू E। अभी देखो ये ड्राइव किया, तो सिग्मा इंटू E इक्वल्स टू NE म्यू इंटू E। E से E कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा रो इक्वल्स टू रो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन रो इक्वल्स टू NE म्यू, और रो इक्वल्स टू 1 अपॉन NE म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर। आपको जो कॉपर वायर है उसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर। रेडियस इज 1 मिलीमीटर और 10 टू द पावर -3 मीटर। इज ज्वाइंट इन सीरीज विथ एन आयरन वायर। एक आपका आयरन वायर दिया हुआ है ऑफ लेंथ 2 मीटर, दैट इज L2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर एंड रेडियस R2 इज 3 मिलीमीटर। तो हो गया आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। एंड ए करेंट इज पास्ड थ्रू द वायर, द रेशियो ऑफ द करेंट डेंसिटीज
इन कॉपर एंड आयरन वायर इज, तो आपको क्या निकालना है, J1 अपॉन J2 निकालना है। तो J की बात करें तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि J1 अपॉन J2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। तो R2 कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, R1 कितना हो गया, 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9:1। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी V इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है, उसके अक्रॉस लेंथ कोई पोटेंशियल V हमने अप्लाई किया जिसकी डायमीटर D है। ऑन डबलिंग द डायमीटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर पर डिपेंड नहीं करती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। क्या कर दिया हमने, 0.1% लॉन्गर, तो परसेंटेज चेंज दिया हुआ, तो डेल्टा L अपॉन L कितना दिया है, 0.1%। वाट इज दी परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज निकालना है बेटा, तो आप ध्यान रखोगे R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L अपॉन A। यदि हम L से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो A इंटू L नीचे क्या हो जाता है, वॉल्यूम, तो हो जाता है रो L स्क्वायर अपॉन V। अब बार बार नहीं कराएंगे, इस चीज़ को अब याद रखोगे, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा L अपॉन L। जब परसेंटेज बहुत कम दिया होता है तो इस तरीके से हम परसेंटेज और फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हैं। तो ये आपको कितना दिया है बेटा, 0.1%, तो चेंज इन द रेजिस्टेंस इज 0.2%। तो ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे।